सुबह से शाम तक सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। अपने को बहुत टूटा टूटा अनुभव कर रहा था मैं। ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाने का प्रश्न ही नहीं रह गया था, इसीलिए पढ़ाई का सिलसिला जारी रखना भी असंभव सा लग रहा था एक तरह से। परंतु इससे भी बड़ी एक और चिंता सता रही थी कि अब तुम्हें मिल नहीं सकूंगा। यह कल्पना अंत में असर उठी तो मैं कराह उठा। बस पहली बार मुझे तुम्हारी प्रति इतने गहरे लगाव का एहसास हुआ। सामने खुली खिड़की की तरफ मेरे पांव थे, इसीलिए बाहर का सारा दृश्य दिखाई दे रहा था। बांस का झुका वृक्ष, उस पर चांदमारी वाले पहाड़ की आकाश से लगी कटी फटी सीमा रेखा और उसके बाद धुंधले धुंधले नीले पहाड़ों की एक दूसरे से जुड़ी अनगिनत परतें जो धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गई थी। शायद सांस गिर रही थी। अब चारों ओर का धुंधलापन गहरा रहा था। सैने सैने सघन अंधकार छा गया था, जैसे किसी ने आसमान पर काला कंबल तान दिया हो। टीन का दरवाजा आधा भिड़ा था। खुली खिड़की से चुभती हुई हवा के झोंके आ रहे थे। कमरे में घुप अंधेरा था, किंतु मुझमें न स्विच तक जाने की शक्ति थी और न इतनी ही सामर्थ्य कि खिड़की के पल्लू को ढक सकूं, ताकि ठंडी हवा से निजात मिल सके। अंधकार में विवश भाव से आंखें फाड़े मैं कुछ खोज रहा था, जैसे गंदले पानी में कुछ टटोलने का असफल प्रयत्न कर रहा हूँ। तभी सीमेंट की सीढ़ियों पर जूतों की आहट हुई। दरवाजे के पास से चौकीदार सा जैसा स्वर। मैंने सहसा करवट बदली। देखा, अंधियारे में श्रीमती दत्ता खड़ी हैं, जलती लालटेन लिए चौकीदार। अंधेरे में क्यों लेटे हैं? उन्होंने जैसे स्वयं से पूछा हो। इतने में चौकीदार तेजी से भीतर की ओर लपका और उसने झट से स्विच ऑन कर दिया। कमरे में मुट्ठी भर प्रकाश चारों ओर बिखर गया। सहसा सिरहाने के पास कुर्सी खींचकर श्रीमती दत्ता चुपचाप बैठ गई। उन्होंने गिरवी रंग की साड़ी पहनी थी, गले में रुद्राक्ष की जैसी कोई माला। कुछ क्षण खड़ा रहकर चौकीदार किसी जरूरी काम से बाहर चला गया था। अब श्रीमती दत्ता अकेली रह गई थी। क्या हो गया था? उनके शब्दों में कोरी सहानुभूति नहीं, स्नेह की भी उष्मा थी। मेरे माथे पर उन्होंने हाथ लगाया। इसमें तो टेम्परेचर लगता नहीं। लगता है यहाँ देख रेख की सुविधा नहीं। कहे तो हॉस्पिटल में बेड दिला दें। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मैं घबरा उठा। जी नहीं, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। वैसे ही कुछ सर्दी वर्दी लग गई थी, एक आध दिन में खुद ही ठीक हो जाएगी। मैंने उचक कर कहा। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ से उठकर कहीं जाऊं। देर तक श्रीमती दत्ता चुप रही। अपनी कलाई पर बधी घड़ी की ओर एक बार उन्होंने यूं ही देखा, फिर कुछ सोचती हुई बोली, आपसे एक ही बात कहने आई हूँ कि ट्यूशन पढ़ाना छोड़े नहीं। मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो क्षमा कर दें। उनका गला पिघल आया था, स्वर भारी था। यह क्या कह रही हैं? आप तो मुझसे बड़ी हैं। तभी तो आई हूँ। अपने सीने पर मैंने अपने दोनों हाथों की अंगुलियां कैंची की तरह परस्पर उलझा रखी थी। श्रीमती दत्ता ने अपनी गरम गरम हथेलियों से उन्हें समेटा। खोए खोए स्वर में वह बुदबुदाई, पापी ही पुण्यात्मा बन सकता है, आप नहीं समझ सकती। उनकी स्थिर निगाहें सामने लटके रंगीन चित्र पर अटक आई थी। देर तक उसी तरह स्थिर अटकी रही। फिर चुपके से वह उठी और चली गई। परंतु मैं अब तक शून्य में झूल रहा था। उनकी यह बात मुझे उस समय अप्रासंगिक लगी थी, किंतु जब अर्थ कुछ कुछ समझ में आया तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। रात को ही कंपाउंडर नेगी आया था। टेम्परेचर लेकर कुछ दवाएं दे गया था। सुबह वह फिर आया। तब तक मैं अपने में बहुत परिवर्तन अनुभव कर रहा था। कल के बराबर कमजोरी भी अब नहीं थी। श्रीमती दत्ता ने खिचड़ी भिजवाई थी, कुछ ताजे फल भी। कॉलेज खुल गए थे। अब छात्रावास में फिर चहल पहल शुरू हो गई थी। आज शाम तुम्हें पढ़ाने के लिए जाना था, किंतु उस ओर पांव ही नहीं बढ़ पा रहे थे। दिन भर दुविधा की स्थिति रही। जहाँ तुम्हें देखने की ललक थी, वहाँ श्रीमती दत्ता से सामना होने में एक प्रकार की असुविधा भी। संध्या के समय मेरे पांव अपने आप ब्लू कॉटेज की ओर मुड़ने लगे। कुछ समय पश्चात मैंने अपने को तुम्हारे कमरे में खड़ा पाया। दरवाजे के पास बधा झबरीला कुत्ता भी आज नहीं भूखा था शायद। डॉक्टर दत्ता भी नहीं टकराए थे, न श्रीमती दत्ता ही। तुम उसी तरह बेत की कुर्सी पर बैठी थी, प्रतीक्षारत। आज शायद मुझे कुछ अधिक देर हो गई थी। मुझे लग रहा था
जैसे बरसों बाद आज तुम्हें देख रहा हूँ। जाड़ों के छोटे छोटे 4-6 दिन 4 साल से भी लंबे हो गए थे ना। तुम्हारे चेहरे की उदासी कुछ और बढ़ गई थी शायद। तुम्हारे रेशमी बाल उसी तरह लहरा रहे थे, वैसे ही निरीह निश्चल आंखें, वैसा ही पूर्णिमा के चांद सा दुधिया चेहरा। सब कुछ वैसा ही होने के बावजूद मुझे सब कुछ बदला बदला सा क्यों लग रहा था। तुमने गहरे नीले रंग का शाल ओढ़ रखा था ना। उसके बीच में से झांकती तुम्हारी सफेद उंगलियां कापी पर टिकी थी। जब मैं पढ़ा रहा था तुम्हारा ध्यान पढ़ने की ओर नहीं दिख रहा था। टकटकी बांधे तुम मेरी तरफ देख रही थी, निरंतर देखती चली जा रही थी। उन आंखों में कितना अपनापन था, कितना परायापन, कितने उलाहने, कितने अनकहे प्रश्न और कितने समाधान। मैंने देखकर भी सब कुछ अनदेखा कर दिया था। उसी एकाग्र भाव से मैं पढ़ाता रहा, पढ़ाता चला गया निरंतर। इस बीच जो कुछ घटित हो चुका था उसने मुझे कहीं बहुत गंभीर बना दिया था। मैंने निश्चय कर लिया था कि अब केवल काम से काम रखूंगा। भगवान से यही प्रार्थना रास्ते भर करता आ रहा था कि श्रीमती दत्ता न टकरा पड़े। कुछ कमजोर से लग रहे हैं, बीमार पड़े थे क्या? तुमने इतने धीमे स्वर में कहा था कि साफ साफ कुछ सुनाई नहीं पड़ा। तुम्हारे हिलते होठों से मैंने अनुमान लगाया था कि शायद ऐसा ही कुछ तुम्हारे कहने का आशय होगा, किंतु फिर भी मैं उसी गति से पढ़ाता रहा, मैंने जैसे सुना ही न हो कुछ। अब मैंने अंग्रेजी के बाद मैथ्स की पुस्तक उठा ली थी। शायद लॉन्ग रिथम का कोई सवाल था। जब मैं समझा रहा था, तुम्हारी निगाहें पुस्तक के अंकों की अपेक्षा मेरी आकृति पर उभरती मिटती रेखाओं का गणित समझने का विफल प्रयास कर रही। धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ने सा लगा। अब एकदम बुझा बुझा सा लग रहा था सब, करुण, उदास। पता नहीं क्या हुआ तुम्हें। तुमने सहसा जोर से पलकें भींचकर कापी पर माथा टिका दिया था। मैं उसी तरह पढ़ाता चला जा रहा था। अब भी कुछ देर बाद